जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। संविधान बचाने की लड़ाई नई नहीं है, यह लड़ाई सालों से चल रही है। अंबेडकर जी ने हमेशा एकजुट होने की बात कही थी। इसका मतलब है कि अपने हक को और अपने संविधान को जानो। एजुकेट का यह मतलब नहीं होता कि आप कॉलेज चले गए और डिग्री ले आए। अगर आपको अपना इतिहास नहीं मालूम, आपको समाज में अपनी जगह नहीं मालूम, तब आप एजुकेटेड नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो। ये बातें कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कही। 19 अक्टूबर को रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपके इतिहास को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और यह प्रयास भाजपा के लोग अपने पितृ संगठन आरएसएस के माध्यम से कर रहे हैं। जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यह आपको समझना चाहिए। वनवासी कहकर भाजपा और आरएसएस वाले लोग आदिवासियों को संविधान और कानून के अधिकारों में गैर आदिवासियों के बराबर लाना चाहते हैं। वनवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं, और बानर भी जंगल में ही रहते हैं। उनके ग्रंथों के हिसाब से बानर राम की सेना में थे और इस तरह से आदिवासियों को हिंदुओं में शामिल करना चाहते हैं वे लोग। फिर वे आगे कहते हैं कि आपका जो इतिहास है, जीने का तरीका है, फिलॉसफी है और मेडिकल साइंस है, उसको वे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी का मतलब यह है कि जो सबसे पहले मालिक थे। इसे आप देश के नज़रिए से देखें तो देश के मालिक कह सकते हैं। वनवासी का क्या मतलब है? वनवासी जो जंगल में रहते हैं, दोनों में फ़र्क है। देखिए, आदिवासी और वनवासी सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपकी पूरी हिस्ट्री है। आदिवासियों की हिस्ट्री, उनके जीने का तरीका, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, उनका साइंस क्या है। क्या स्कूलिंग में आपको इसके बारे में बताया गया है? क्योंकि इतिहास में आपके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया है। हम आदिवासी वास्तव में यदि सोचें तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो तो हम वास्तविक ज़िंदगी में देख भी रहे हैं। हिंदू लोग आर्य हैं, ये भारत देश के बाहर से आए हैं। आदिवासी और मूलवासी भारत देश में पहले से थे। भाजपा और आरएसएस वाले लोग ये साबित करने में लगे हैं कि वे भी इस देश के मूलवासी हैं। यदि वे अपने को मूलवासी साबित करने में वे सफल हुए, तब वनवासी और मूलवासी एक ही समय के लोग हैं कहकर आदिवासियों को अपनी भिन्न संस्कृति और आदिम विशेषताओं में हिंदुओं के लाइन में खड़ा कर देंगे। जब आप हिंदू हो जाएंगे, फिर आपके लिए जो आदिवासी होने के कारण आरक्षण की सुविधा है, जल जंगल और ज़मीन की विरासतीय अधिकार की सुविधा है, उससे आपको मरहूम कर दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा। इसीलिए हम आपको अपना इतिहास जानना जरूरी है। अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने मंत्रों से, अपने गानों से, अपने पौराणिक कथाओं से हम अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि ये सब चीज़ें आपकी स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए, कॉलेजों में इस पर रिसर्च होना चाहिए, इतिहास में दर्ज हो जाना चाहिए। यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो संविधान में जो भी अधिकार आदिवासियों के लिए दर्ज किए गए हैं, उसके लिए आपको शिक्षित, संगठित और संघर्ष करके हासिल करने में सुविधा होगी। आगे राहुल गांधी कहते हैं कि दलितों के बारे में एक लाइन मिलेगी, लेकिन उन पर जो अत्याचार हुए, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। ओबीसी को किसने कहा कि आप पिछड़े हो? आप इस देश को चलाते हो, आपके खून पसीने से देश चलता है। आपकी हिस्ट्री कहाँ है? जिन लोगों ने इस देश को बनाया, किसान, मजदूर, नाई, बढ़ई, उनकी हिस्ट्री क्या है? कहाँ लिखा है? सब फाड़ दिया गया है। हिंदुस्तान के 90% लोग हिस्ट्री में हैं ही नहीं, मतलब आप छुपे हुए हो। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान के 250 सबसे बड़े कॉरपोरेट में से आपको एक भी आदिवासी और दलित नहीं मिलेगा। 100 रुपये में से 5 रुपये का निर्णय ओबीसी लेते हैं और 10 पैसे का निर्णय सिर्फ आदिवासी अफसर लेते हैं। उनके कहने का मतलब है कि देश को 90 ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, उसमें दलित और आदिवासियों की उपस्थिति यह आंकड़ा दर्शाती है। बॉलीवुड में भी आपको दलित और आदिवासी या ओबीसी नहीं दिखाई देंगे। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की आवश्यकता को बताते हुए कहा कि ये आज के समय में जातीय जनगणना जरूरी है, ताकि पता चल सके कि देश में पिछड़े, दलित और आदिवासियों की संख्या कितनी है।
लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। मोदी सरकार ने पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर भी 50% का बैरियर लगा दिया है। इस बैरियर को हम तोड़ेंगे, जातीय जनगणना भी कराएंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन में सिविल सोसाइटी और विभिन्न संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया था। उस सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं कि देश का धन किनके हाथ में है, जमीन किनके हाथ में है और संस्थाएं किनके हाथ में है। संविधान की रक्षा जरूरी है, चारों तरफ से इसमें आक्रमण हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान की रक्षा की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ संविधान का सम्मान से बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी ने संविधान की व्याख्या दलित, आदिवासी और पिछड़ों के परिदृश्य में बेहतरीन तरीके से करने का कोशिश किया। उन्होंने पिछड़े समुदायों को एहसास कराया कि आप ही हैं जो देश को चला रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि देश का धन आपके पास नहीं है। देश का धन चुनिंदा 250 के आसपास पूंजीपतियों के पास जमा है। राजनीति आज के समय में इन्हीं दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदायों को झूठा आश्वासन देकर और उनके वोट लेकर सरकार बनाई जाती है और सरकार बनने के बाद पूंजीपतियों के लिए नीतियां बनाई जाती है। सामाजिक कल्याण की योजनाएं संविधान और कानून के तरीके से ना होकर लाभार्थी योजनाओं के रूप में सिर्फ आपको एक लाभार्थी आज के समय में बनाती है। यह उसी तरह की बात हुई कि आपको राजनीतिक पार्टियां एक वोटर समझती है, ना कि एक नागरिक। 5 साल में एक बार ही वोटर की ज़रूरत होती है, लेकिन नागरिक 5 साल, 12 महीने और 24 घंटे आपकी जवाबदेही तय करता है। इसीलिए राजनीतिक पार्टियां जो पूंजीपतियों के फंड से चलती है, आपको नागरिक स्वीकार नहीं करती, आपको महज एक लाभार्थी मानती है। उसी हिसाब से आपको संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की जब बात करते हैं तो आपकी बातों को नकार दिया जाता है। वास्तव में आज देश में दलित, आदिवासी और पिछड़ों की यही स्थिति है। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी है। इसको जब तक लागू नहीं किया जाएगा, देश सामाजिक न्याय को आत्मसात नहीं कर सकता। इसीलिए ज़रूरी है कि आज के समय में 50% का जो बैरियर आरक्षण के लिए लाभार्थी होने के हिसाब से दिया गया है, उसे तोड़ा जाए। दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग सामाजिक अन्याय से गुजरे हुए लोग हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान को संशोधन करने के लिए 400 सीट पाने की चाहत में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का आगाज किया था। उनके विभिन्न प्रतिनिधियों ने मौजूदा संविधान में व्यापक फेरबदल की बात चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। मौजूदा संविधान में जो भी सामाजिक न्याय की बातें हैं, उन्हें भी अभी तक लागू नहीं किया गया, क्योंकि पूंजीपतियों का हित प्रभावित हो रहा है। वैसे में यदि संविधान का संशोधन किया जाता तो सामाजिक न्याय की बातें अब संविधान में है, वह पूरी तरह से विलोपित कर दी जाती, क्योंकि आप बनवासी जो हैं उनकी नज़र में। ऐसी स्थिति के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने अधिकारों के बारे में, खासकर अपने इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी संग्रह करें। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपका इतिहास आपके नज़रिए से नहीं लिख सकता। मैंने भी इस चीज़ को अपने हो समाज के पर्सपेक्टिव में देखा है। डाल्टन ने अपनी किताब इथनोलॉजी ऑफ बंगाल में हो समाज के विभिन्न संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के बारे में लिखा है, लेकिन बहुत सी जानकारियाँ अधूरी, अपुष्ट और गलत हैं। उन्होंने हो समाज में सर्वोच्च देवता के रूप में माने जाने वाले सिंहबोंगा के बारे में लिखा कि सिंहबोंगा सूरज देवता को बोलते हैं, लेकिन हो समाज में सूरज की पूजा उपासना होता ही नहीं। तब मैंने सिंहबोंगा पर वैज्ञानिक दृष्टि से रिसर्च किया और ये वीडियो बनाया और यह स्पष्ट करने की कोशिश किया कि जो डाल्टन ने एथनोलॉजी ऑफ बंगाल में लिखा है वह सरासर गलत है। सच्चाई यह है कि सिंहबोंगा भी एक प्राकृतिक शक्ति है जो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान मौजूद है। विस्तार के लिए आप मेरा यही वीडियो देखें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इस वीडियो का कंटेंट दूसरा चल रहा है, हम उसी पे फोकस रहें। मेरे कहने का मतलब है कि आपको अपने समाज के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में, अपने इतिहास के बारे में खुद ही लिखना होगा। जब भी इतिहास लिखा जाता है तो अक्सर शेर के बारे ही लिखा जाता है, हिरणों के बारे में जानकारियाँ आपको मिलेंगी ही नहीं। वही स्थिति दलित, आदिवासी और पिछड़ों का भी है। इसीलिए ज़रूरी है कि ये लोग अपने इतिहास को नए सिरे से लिखना शुरू करें, नहीं तो वैसे भी आरएसएस भारत के संपूर्ण इतिहास को बदलने की प्रक्रिया में लगी हुई है। कहते हैं कि जिस समाज का इतिहास गौरवशाली होता है उसका वर्तमान और भविष्य की संभावनाएं भी गौरवशाली ही होती है। तो हमें आदिवासी समाज के लिए जो भी कानूनी प्रावधान राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेज़ों तक में बनाए गए हैं, उसके पीछे का इतिहास,
उस कानून की व्याख्या, सामाजिक और सांस्कृतिक विधाएं, उन सभी को आज हमें लिपिबद्ध करने की सख्त आवश्यकता है। जैसे हम अपने हो समाज की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र को कोल्हान बोलते हैं। यहाँ के लिए सर्वप्रथम 1833 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1833 के माध्यम से पहला रेगुलेशन बना था, जिसमें कोल्हान में बाहरी व्यवस्था, जिसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट आदि भी हैं, को कोल्हान में लागू नहीं होने की व्याख्या की गई थी। फिर उसके बाद विल्किंसन रूल आया, फिर शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, फिर कोल्हान गवर्नमेंट ये स्टेट का फाइनल सेटलमेंट होता है। फिर उसके बाद CNT एक्ट 1908। हालांकि जब CNT एक्ट पारित हुआ था तो उस समय कोल्हान रीजन में CNT एक्ट लागू नहीं किया गया था। जब 1913-14 का सेटलमेंट किया जा रहा था उस समय CNT एक्ट के कुछ प्रावधानों को इस्तेमाल किया गया ताकि सर्वे करने की सुविधा मिले, और धीरे धीरे CNT एक्ट को कोल्हान में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। उसके बाद भारत अधिनियम 1919 बना, फिर भारत अधिनियम 1935, और भारत आज़ाद होने के बाद भारत का संविधान 1949। प्रत्येक कानून या रेगुलेशन को बनाने के पीछे आदिवासी हो समाज की लड़ाई की अलग ही कहानी है। उसे भी हमें बृहद स्तर पर समझने के लिए कई सारे सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों के साथ अपने इतिहास को दोबारा लिखने की आवश्यकता है। अभी जो भी दस्तावेज हैं वह अंग्रेज़ों के द्वारा लिखा गया दस्तावेज है। बात वही है कि जब भी इतिहास लिखा जाता है तो शेर का ही लिखा जाता है, हिरणों का नहीं। अंग्रेज़ों ने भी अपना इतिहास अपने दस्तावेजों में संकलित किया। हम आदिवासियों का गौरवशाली पक्ष उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन जब हम अपने आदिवासी संस्कृति और विभिन्न अनुष्ठानों में मंत्र को देखते हैं तो अपने गौरवशाली इतिहास का अंश उसमें हमें देखने को मिलता है। इसीलिए आज के समय में इसकी सख्त आवश्यकता है कि हम आदिवासी अपने इतिहास को प्रदूषित होने से बचाएं, मतलब दिकुओं के नज़रिए से लिखे जाने से बचाएं। क्योंकि ये लोग जब लिखेंगे तो उनके हिसाब से यदि वे हिंदू हैं तो हिंदुत्व घुसा देंगे और ईसाई हैं तो ईसाईयत घुसा देंगे। आदिवासियों के प्राकृतिक व्यवस्था या प्राकृतिक समझ को दर्शाने का नज़रिया इन धार्मिक विचारों से नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे होंगे कि आदिवासियों को आज के समय में अपनी विधाओं को लिखने की कितनी आवश्यकता है। मुझे लगता है मैं अपनी बात आपको समझाने में कुछ हद तक सफल हुआ होऊंगा। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।